वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम अपने इस वीडियो में 13 जनवरी 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल किस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत में हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1985 ईस्वी से की गई थी। कब से की गई थी? वर्ष 1985 ईस्वी से हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। वर्ष 1922 ईस्वी में उनकी 159वीं जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म नरेंद्र नाथ दत्त के रूप में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में है, में हुआ था। यानी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या है? तो उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का थीम क्या है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का थीम ये इट्स ऑल इन माइंड्स है। इट्स ऑल इन द माइंड ये राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 का विषय या फिर थीम है, क्योंकि यहाँ पर दिवस दिन से डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जनवरी मंथ के जो भी इम्पोर्टेंट डे है उनको देख लेते हैं। 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा परिवार दिवस 1 जनवरी को विश्व शांति दिवस के साथ साथ परिवार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 9 जनवरी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस यह 9 जनवरी को किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी फाइनली दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2003 से की गई थी। कब से की गई थी? वर्ष 2003 से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई थी? तो यह वर्ष 2003 में की गई थी। वहीं 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा असम राज्य में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। इंडिया के मैप में असम का लोकेशन यहाँ पर है, जो रेड कलर वाला ये असम है। असम की बॉर्डर लाइन पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा व मिजोरम, इन राज्यों से असम, यहाँ पे मेघालय है, इन राज्यों से असम अपनी बॉर्डर लाइन शेयर करता है। वहीं असम जो है भूटान व बांग्लादेश के साथ भी अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन शेयर करता है। बात करें असम के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं, तो जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ये सारे जो है ओरांग नेशनल पार्क, ये सारे असम के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अब इससे रिलेटेड और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय के निर्माण का उद्घाटन किया है।
इसे श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। जो असम में पहले खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है उसे श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहा जाएगा। उसका नाम क्या रहेगा? श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। बात करें असम के राज्यपाल की, तो प्रेजेंट टाइम में असम के राज्यपाल ए जगदीश मुखी हैं। वहीं यहाँ के मुख्यमंत्री ए हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अब असम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक ने असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। यानी एडीबी के द्वारा असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु $112 मिलियन की स्थापना या $112 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की कैपिटल मनीला में स्थित है। फिलीपींस की कैपिटल मनीला में एडीबी का हेडक्वार्टर है। बात करते हैं असम दिवस के अवसर पर असम की राज्य सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार, उसका नाम क्या है? असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। यानी असम गवर्नमेंट के द्वारा असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए किसे चुना गया है? रतन टाटा को, प्रसिद्ध उद्योगपति या प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को चुना गया है। वहीं बंधक बैंक ने असम के लोकप्रिय असमिया एवं बॉलीवुड गायक जुबीन गर्ग को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बंधक बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये हैं असम के जुबीन गर्ग हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 83वां। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंकिंग A83 है। क्या है? भारत की रैंकिंग जो है ये 83 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का पासपोर्ट 83वें स्थान पर है, जो वर्ष 2021 में 90वें स्थान से 7 स्थान ऊपर है। यानी वर्ष 2021 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 90 थी या 90वीं थी, जो 7 अंक के सुधार के साथ इस वर्ष जो है 83वें स्थान या 83वें पायदान पर पहुंच गई है। हालांकि 2020 में यह 84वें स्थान पर, जबकि वर्ष 2016 में भारत, माली व उज्बेकिस्तान ये संयुक्त रूप से 85वें स्थान पर था। हेनले इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में जापान व सिंगापुर संयुक्त रूप से या शीर्ष स्थान पर या पहले स्थान पर जापान व सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया है। वहीं जर्मनी व दक्षिण कोरिया ये दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, तथा फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग व स्पेन ये चारों देश जो है ये तीसरे स्थान पर है। ये दोनों लाइन तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट वाली लाइन की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में या किसके द्वारा या कौन सा देश जो है जो शीर्ष स्थान पर है, तो वह जापान व सिंगापुर ये संयुक्त रूप से पहले स्थान पर या शीर्ष पर है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिसंघ की, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की, तो इसकी स्थापना 19 अप्रैल 1945 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष विलियम एम वाल्स हैं। हेनले एंड पार्टनर्स इसकी स्थापना वर्ष या इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1997 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर लंदन, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में स्थित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान यानी CICT के नए परिसर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान यानी CICT के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2022 को
चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान यानी CICT के नए परिसर का उद्घाटन किया है। नया परिसर पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसे 24 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। CICT शोध कार्य करके शास्त्रीय तमिल के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया है। कितने? कुल 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तमिलनाडु में किया गया है। बात करते हैं यहाँ तमिलनाडु, जो तमिलनाडु की राजधानी है वो चेन्नई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में MK स्टालिन हैं। वह यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं। तमिलनाडु से रिलेटेड जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जनता द्वारा कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देने और प्लास्टिक के थैलियों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मींदम मंजप्पाई योजना की शुरुआत की, यानी तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा मींदम मंजप्पाई योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है कि प्लास्टिक की थैलियों को बैन करना या उनके प्रयोग को कम कर कपड़े के थैले के उपयोग को बढ़ावा देना मींदम मंजप्पाई योजना का मुख्य उद्देश्य है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री CM यानी CM डैशबोर्ड निगरानी प्रणाली CM डैशबोर्ड तमिलनाडु 360 ये लॉन्च किया गया है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने राज्य गान के रूप में तमिल थाई वज्जू की घोषणा की है। तमिल थाई वज्जू यहाँ का जो है राज्य गान है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित काजुवेली आर्द्रभूमि को 16वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि काजुवेली आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस देश से है, तो यह तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य है। तमिलनाडु ने फाइनल में कर्नाटक को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है, यानी इस वर्ष सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसके द्वारा जीता गया, तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा या तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु के तंजौर में भारत के पहले डिजिटल खाद्य संग्रहालय को आभासी रूप से लॉन्च किया है। क्योंकि यह जो है भारत में पहला है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ या डिजिटल खाद्य संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, तो वह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा तमिलनाडु के तंजौर में भारत के पहले डिजिटल खाद्य संग्रहालय को या इसकी स्थापना या फिर इसके आभासी रूप से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है तमिलनाडु या तमिल फिल्म कुझंगल को 52वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले की पहाड़ियों में उगाए जाने वाले अनोखे लौंग के मसाले को, जिसे कन्याकुमारी लौंग के नाम से जाना जाता है, उसे GI टैग प्रदान किया, यानी कन्याकुमारी लौंग को GI टैग से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोच्चि। हाल ही में कोच्चि शहर ये जल मेट्रो परियोजना वाला देश का पहला शहर बन गया है। कोच्चि यह केरल राज्य में स्थित है। केरल की लोकेशन ये वाला जो रेड कलर का है ये केरल का लोकेशन है, यहाँ पर केरल है। प्राचीन काल में हम पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे संगम काल। प्राचीन काल में जो है संगम वंश, जो संगम वंश इसमें 3 राजवंश आते हैं। पहला है चेर वंश, चेरी वंश, दूसरा है जो है चोल वंश, चेर वंश, चोल वंश, और तीसरा है पांड्य वंश। तीसरा कौन सा वंश? ये पांड्य वंश है। तो जो चेर वंश का स्थान क्षेत्र है वो वर्तमान केरल का क्षेत्र है। ये इस क्षेत्र में चेर वंश के द्वारा या चेर शासकों के द्वारा चेर वंश की स्थापना की गई थी। बात करें चेर वंश का जो सिंबल है वो क्या है? धनुष। चेर वंश का सिंबल ये धनुष है। तमिलनाडु व केरल के क्षेत्रों में यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। इस वाले इलाके में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ी पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति। टोडा जनजाति, और यह जनजाति यानी टोडा जनजाति में बहुपत विवाह प्रचलित है। बहुपत विवाह ये टोडा जनजातियों में पाई जाती है।
अब ये इससे रिलेटेड जो और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। बात करते हैं केरल की कैपिटल की, तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में पिनराई विजयन हैं तथा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। बात करते हैं केरल के प्रमुख नेशनल पार्क की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट है इराविकुलम नेशनल पार्क, सेकेंड है पेरियार नेशनल पार्क, थर्ड है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, फोर्थ है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क और फिफ्थ है इडुक्की नेशनल पार्क। एक केरल के प्रमुख नेशनल पार्क हैं जिसमें सारे इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे इडुक्की नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो यह केरल राज्य में स्थित है। एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वह किस देश से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर क्रिस मॉरिस के द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाल के दिनों में जो भी क्रिकेटर हैं या हाल के दिनों में जिनके द्वारा संन्यास लिया गया उनको देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर रॉस टेलर ने 30 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रॉस टेलर ये कहाँ किस देश के हैं? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। वहीं बांग्लादेश के बल्लेबाज महमूदुल्लाह रियाद ने 12 साल के कैरियर के बाद 24 नवंबर 2021 को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने नवंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उस्मान खान सिनवारी ने 16 नवंबर 2021 को अपने क्रिकेट कैरियर को लंबा करने के लिए टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। किसके द्वारा? ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उस्मान खान निशवारी है या उस्मान खान सिनवारी के द्वारा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल ओर्टेगा ने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली। यह किस देश से संबंधित है? डेनियल ओर्टेगा यह किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निकारागुआ। हाल ही में डेनियल ओर्टेगा ने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली। यह निकारागुआ के राष्ट्रपति हैं। मैप में देख लेते हैं निकारागुआ तो कहाँ पे है? ये है निकारागुआ। निकारागुआ, इसकी कैपिटल जो है मानागुआ है। मैक्सिको, यहाँ पे मैक्सिको और ये वाला क्षेत्र जो है ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्ट नीचे आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा। और मैक्सिको के नीचे जो है 7 देश लगे हुए। वो 7 देश कौन कौन से हैं? पहला है पनामा, दूसरा है कोस्टारिका, तीसरा है निकारागुआ, चौथा है होंडुरास, पांचवा है ग्वाटेमाला, छठा है बेलीज और सातवां है मैक्सिको। ये सातों राज्य जो है ये क्या है? मैक्सिको के साथ अपने या मैक्सिको के नीचे लगे हुए हैं। और पनामा, यहाँ पे पनामा नहर गुजरती है। पनामा नहर के द्वारा उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका ये दोनों डिवाइड होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये उत्तरी अमेरिका का पार्ट है। सारे पार्ट जो है उत्तरी अमेरिका के पार्ट हैं। इसके पूर्व में कैरेबियन सी आता है, कैरेबियन सी, और ये पैसिफिक ओशियन यानी इधर जो है प्रशांत महासागर स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। निकारागुआ के राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा ने 10 जनवरी 2022 को अपने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए पद की शपथ ली है। निकारागुआ मध्य अमेरिकी यानी स्थल डमरू मध्य का सबसे बड़ा देश है जो अपनी सीमा होंडुरास, दक्षिण कैरेबियन, कोस्टारिका व प्रशांत महासागर के साथ साझा करता है। इस देश की जो राजधानी है वो मानागुआ है। इसकी राजधानी क्या है? मानागुआ है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किस मिशन का अनावरण किया गया है? हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा किस मिशन का अनावरण किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिशन अमानत। किसका अनावरण किया गया है? मिशन अमानत का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे एक नई पहल मिशन अमानत को लेकर आया है।
इसे रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने लॉन्च किया है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूपेंद्र यादव के। हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की गई है। बात करें टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर प्रोजेक्ट की, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट आया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अक्सर कि टाइगर प्रोजेक्ट किस सन में आया था, तो जो है 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। प्रेजेंट टाइम में कितने टाइगर, इंडिया में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो इंडिया में कुल 53 टाइगर रिजर्व है, जिसमें जो 52वां टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे? राजस्थान के बूंदी में से रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व है। वहीं 53वां टाइगर रिजर्व ये कौन सा है? छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास जो है टाइगर रिजर्व, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। अब इससे रिलेटेड जो और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की 19वीं बैठक आयोजित की गई। प्रोजेक्ट टाइगर इसे 1973 को लागू किया गया। वर्तमान समय में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। 52वां टाइगर रिजर्व ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है, जो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के बूंदी जिले में 52वां टाइगर रिजर्व स्थित है, जिसका नाम रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। वहीं 53वां टाइगर रिजर्व यह गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, और यह कहाँ पर स्थित है? यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके पॉइंट का सेशन देख लेते हैं। जीके पॉइंट के सेशन में हम पॉलिटी का जो है कवर कर रहे हैं। पॉलिटी के सेशन में आज का जो टॉपिक है वो महान्यायवादी है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं या फिर इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो 2 मिनट में हम भारत के न्यायवादी को कंप्लीटली पढ़ लेंगे। तो आर्टिकल 76 ये भारत के न्यायवादी पोस्ट जो है उसका वर्णन, यह एक संवैधानिक पोस्ट है। संवैधानिक पोस्ट मतलब इसका वर्णन संविधान में वर्णन किया गया, तभी तो इसका जो है इसके लिए पर्टिकुलर कोई आर्टिकल मिला है। तो आर्टिकल 76 में इसमें कहा गया है कि भारत के लिए एक महान्यायवादी होगा। वहीं आर्टिकल 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी के संसद के सदनों तथा इनकी समितियों से जुड़े रहने के, मतलब जो महान्यायवादी होते हैं वो संसद के किसी भी सदन में जा सकते हैं, वहां अपनी बात रख सकते हैं, बस उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा। इसका प्रावधान किस में है? तो आर्टिकल 88 में है। वहीं आर्टिकल 105 में क्या कहा गया है? महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा, इसका वर्णन आर्टिकल 105 में किया गया है। अब महान्यायवादी से रिलेटेड और भी जो पॉइंट है, महान्यायवादी चैप्टर आप जब भी पढ़िएगा तो उनको पूरी तरह से एक प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब ये यहाँ पे प्रेसिडेंट है और ये जो भी करेंगे महान्यायवादी से रिलेटेड जितनी भी अथॉरिटी दी गई है वो सारी अथॉरिटी जो है प्रेसिडेंट के अंदर, मतलब इनको नियुक्त करने का अधिकार, इनको पद से हटाने का अधिकार, इनको कितने मतलब इनको कितने इनका वेतन भत्ते कितना दिया जाएगा, और मतलब इनके टाइम, मतलब जितना कुछ भी न्यायवादी से रिलेटेड प्रावधान होता है वो सारे कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो अगर आप ये मोटा मोटा खाका अपने दिमाग के रखेंगे तो एग्जाम में आपका क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से अगर आता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो राइट ही होगा। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ये भी लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। इसका वर्णन आर्टिकल 88 में मिलता है।
ये वाली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन सा गलत है या फिर कौन सा इनमें से सही नहीं है महान्यायवादियों के बारे में। तो उसे जो है संसद में मत देने का अधिकार नहीं है। क्यों मत देने का अधिकार नहीं? क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं है, उसे बस बहस करने या फिर उसमें शामिल होने का अधिकार है, उसमें उसे मत देने का अधिकार नहीं दिया गया है। इनकी नियुक्ति ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनके महान्यायवादी बनने के लिए जो अर्हताएं होनी चाहिए, वे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए, या जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता होती है, वही अर्हता ये महान्यायवादी बनने की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। मतलब ये सिर्फ ये ना सिर्फ जो है उच्चतम न्यायालय में जाते हैं, बल्कि ये भारत के राज्य क्षेत्र में जितने भी न्यायालय हैं, वो कहीं पे भी इनके सुनवाई का अधिकार इनके अंडर में आता है। तो यहाँ पर महान्यायवादी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन सभी को डिस्कस किया गया है। अब आज का हमारा लास्ट वाला जो सेशन है, मैप का सेशन, उसको देख लेते हैं। मैप का सेशन, मैप में हम एशिया कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं। कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं। एशिया कॉन्टिनेंट में हमने देखा है कि ये वाला जो है अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है। ये जो है अंडमान सी है, अंडमान निकोबार के ऊपर अंडमान सी है। यहाँ पर गल्फ ऑफ थाईलैंड है, थाईलैंड के नीचे वाला जो पार्ट है वो गल्फ ऑफ थाईलैंड है। और फिर ये है फिलीपींस देश, ये सारा जो है ये फिलीपींस द्वीप है। और फिलीपींस के इधर वाला जो सागर है वो साउथ चाइना सी है। और उसके जस्ट साउथ चाइना सी के जस्ट नीचे ये सुलू सागर है। कौन सा सागर? सुलू सागर है। और सुलू सागर के जस्ट नीचे ये सेलिबीज सागर है। कौन सा? सेलिबीज सागर, यानी साउथ चाइना सागर, सुलू सागर व सेलिबीज सागर, ये तीनों जो है नॉर्थ टू साउथ हैं। और यहाँ पर फिलीपींस देश स्थित है। फिलीपींस की कैपिटल ये मनीला स्थित है, यहाँ पर मनीला स्थित है। और मनीला यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का यहाँ मनीला में स्थित है। तथा यहीं पर यानी फिलीपींस में ही विश्व का सबसे गहरा जो है खाई मैरियाना ट्रंच पाई जाती है, जो कि विश्व के सबसे गहरा है। और इसके इस साइड यहाँ पर फिलीपींस सागर स्थित है। कौन सा सागर? यहाँ पर फिलीपींस सागर स्थित है। चीन के पूर्वी में ईस्ट चाइना सी स्थित है। तथा यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये येलो सी यानी पीला सागर के नाम से इसे जाना जाता है। तथा जापान व कोरिया के मध्य कौन सा सागर पाया जाता है? तो जापान व कोरिया के मध्य ये जापान सागर या सी ऑफ जापान के नाम से एक सागर पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? सी ऑफ जापान, या जापान व कोरिया के मध्य स्थित सागर है। तो हमने एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट सी हैं या समुद्र हैं उन सभी को कवर किया है। अब आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वो बांग्लादेश को फोकस करेगा। किसको? ये बांग्लादेश को पर्टिकुलर फोकस किया जाएगा इस ये वाले सेशन में। तो बांग्लादेश से जो भी इम्पोर्टेंट क्या है कंटेंट है उसको देख लेते हैं। तो बांग्लादेश ये है, मैप में रहा, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश इसे डेल्टाई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बात करें इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी जो है ये ढाका है, ढाका इसकी राजधानी है। तथा सबसे बड़ा जो है पत्तन ये कौन सा है? चटगांव, चटगांव ये सबसे बड़ा, या चटगांव ये सबसे बड़ा पत्तन है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी डेल्टा और सबसे बड़ा सदाबहार वन ये बांग्लादेश में स्थित है। सुंदरवन, सुंदरवन का डेल्टा व बौद्ध विहार खंडहर, इसे यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया है। कौन कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा व बौद्ध विहार के खंडहर, इन दोनों को यूनेस्को के द्वारा विश्व हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। बात करें यहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कबड्डी, कबड्डी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है यहाँ का राष्ट्रीय पशु ये रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो अमर सोनार बांग्ला है, अमर सोनार बांग्ला। और अमर सोनार बांग्ला ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इसे नदियों का देश कहते हैं, बांग्लादेश इसे नदियों का देश कहते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो बांग्लादेश है इसे नदियों का देश कहते हैं। वहीं पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है इसे नहरों का देश कहा जाता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। वहीं इसे सोनार बांग्ला, नदियों का देश के साथ साथ इसे सोनार बांग्ला नाम से भी जाना जाता है।
बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे जमुना नाम कौन सा नाम दिया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम कहा जाता है तथा गंगा में मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। भारत व बांग्लादेश के बीच जो नदी विवाद है वो कौन सी नदी विवाद है? तीस्ता नदी विवाद। तीस्ता नदी विवाद ये भारत व बांग्लादेश के मध्य नदी विवाद है। बात करें मैत्री एक्सप्रेस की, तो मैत्री एक्सप्रेस ये भारत और बांग्लादेश के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी है। वहीं हाल ही में पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच पैसेंजर ट्रेन शुरू की गई है और इसका नाम जो है मिताली एक्सप्रेस है। इस न्यू पैसेंजर ट्रेन का नाम मिताली एक्सप्रेस रखा गया है। तथा बंधन एक्सप्रेस इसका भी संबंध, या बंधन एक्सप्रेस यह भी एक रेलगाड़ी है जो कि भारत के कोलकाता व बांग्लादेश के ढाका के मध्य चलती है। यानी 3 रेलगाड़ी भारत व बांग्लादेश में चलती है। मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस व बंधन एक्सप्रेस, इन तीनों का संबंध भारत व बांग्लादेश के मध्य चलने वाली ये तीनों रेलगाड़ी हैं। वहीं यहीं पे एक द्वीप स्थित है जिसे न्यू मोर द्वीप कहा जाता है। क्या है उसका नाम? है न्यू मूर द्वीप। ये जो न्यू मूर द्वीप है यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है तथा भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों के द्वारा अपनी संप्रभुता का दावा न्यू मूर द्वीप पर किया जाता है। वहीं भारत व पाकिस्तान के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो वह है संप्रीत सैन्य अभ्यास। कौन सा सैन्य? संप्रीत सैन्य अभ्यास। बांग्लादेश है बिमस्टेक एवं सार्क इन दोनों का सदस्य देश है। बिमस्टेक व सार्क इन दोनों का सदस्य देश बांग्लादेश है। और इसका जो बिमस्टेक है, बिमस्टेक का हेडक्वार्टर ये भी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में स्थित है। यहाँ पे जो संस्थान चाहे बिमस्टेक हुए, सार्क हुए, आसियान हुए, या फिर जितने भी संस्थान है उन सभी को एक वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग केवल इसका नाम जान लीजिए कि जो बांग्लादेश है वो बिमस्टेक व सार्क इन दोनों का सदस्य देश है और बिमस्टेक का हेडक्वार्टर ये ढाका में स्थित है। फ्रेंड, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।